अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैट सोसाइटी। जैसे कि हमने पीएमसी के 2 पेड प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं और अब थर्ड हम हल करने जा रहे हैं। और इस थर्ड में सबसे पहले हम बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे, जिसकी मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। सो बायोलॉजी का पोर्शन हम सॉल्व करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन ऑल प्लांट्स द मेजर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। सारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो मेजर साइट्स होती है वो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की मेजर साइट वही होती है जो ग्रीन कलर की होती है, जिसमें क्लोरोफिल ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल लीफ में पाया जाता है। सो वी कैन से ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देख लें। द सेट ऑफ ऑल जीन्स इन एनी पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। किसी भी पॉपुलेशन में सब जीन्स का जो सेट होता है, यानी पॉपुलेशन इट मीन्स वी कैन से दैट स्पेशीज़ का एक स्पेशी है और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद इंडिविजुअल्स की बढ़ जाए तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन होती है किसी, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की एग्जांपल ले लें। अब ह्यूमन पॉपुलेशन में किस तरह के जीन्स हो सकते हैं? उनमें हेयर कलर के जीन होंगे, आई कलर के जीन होंगे, हाइट्स के जीन, इस तरह के सारे जीन सबको मिलाकर हम जब एक सेट में रखते हैं तो उसको कहते हैं जीन पूल। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एसिमेट्रिकल बॉडी इज़ अ फीचर ऑफ फाइलम। याद रखें कि असिमेट्रिकल बॉडी सिर्फ एक ही फाइलम में पाई जाती है और वो है फाइलम पोरीफेरा, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द फाइलम्स। सबसे सिंपलेस्ट यही है जिसको हम स्पंजीज कहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कम फीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फाइला। सो इस फाइलम में बहुत कम फीचर्स होते हैं और ये एसिमेट्रिकल होती है, द ओनली फाइलम दैट इज़ एसिमेट्रिकल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंडीशन विद एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ फैट्स इज कॉल्ड। बिल्कुल ईजी है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल अमाउंट फैट्स का एबनॉर्मल अमाउंट बढ़ जाता है, यानी फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डिजीज़ है जिसमें फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद है एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के एरियल पार्ट्स, एरियल यानी वो जो ऊपर पार्ट्स होते हैं उनको हम एरियल कहते हैं। तो एरियल पार्ट्स में से जब एवापोरेशन होती है तो उसमें कौन सा प्रोसेस? असेंट ऑफ सेप होता है। असेंट यानी उभरना, सेप यानी कोई भी लिक्विड हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उसका ऊपर उभरना, असेंट ऑफ सेप। सो इस प्रोसेस को हम असेंट ऑफ सेप कहते हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद है द यूटेरस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स इनटू द। यूटीरस फीमेल रिप्रोडक्टिव से किस में ओपन होता है? अच्छा, ओपन इनटू का मतलब ये नहीं होता कि उसको खोलना पड़ेगा, नहीं। ओपन इनटू का मतलब होता है कि इसके बाद क्या आएगा। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद क्या आ रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद जो यूटीरस होता है, यूटीरस के बाद आता है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद आता है बर्थ कैनाल। सो हम कह सकते हैं कि इसमें सर्विक्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और उसके बाद क्या आएगा? अगर पूछा जाए द सर्विक्स ओपन्स इनटू, तो हम कहेंगे बर्थ कैनाल, जिसको हम वेजिना भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ब्रेन के कौन से रीजन में पाए जाते हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस ब्रेन के डायएन्सिफेलोन जो रीजन होता है उसमें पाए जाते हैं, यानी ब्रेन का डायएन्सिफेलोन रीजन, तो उसमें हमें ये दोनों पार्ट्स मिलते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू द बैक्टीरिया। वो कौन सा पार्ट है जो बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि डिजीज़ काजिंग एबिलिटी, यानी बैक्टीरिया में ज़्यादा डिजीज़ काज करने वाली जो उसमें एबिलिटी वो किस पार्ट से आती है, वो कौन से पार्ट से आती है? तो वो जो एबिलिटी होती है वो एबिलिटी कैप्सूल में होती है। कैप्सूल जो होता है उसमें इस तरह की एबिलिटी होती है कि वो आसानी से पैथोजेनिक एबिलिटी पैदा कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज़ अ रिड्यूस्ड कंपाउंड। वो कौन सा कंपाउंड है जो इसमें रिड्यूस्ड है? तो रिड्यूस्ड कंपाउंड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी एडेड हो, तो रिडक्शन उसे ही कहते हैं हम। सो हाइड्रोजन कौन किस में एडेड है? NADH में हाइड्रोजन एडेड है, जो कि यहाँ से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो उसको कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रिड्यूस्ड वो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, तो हाइड्रोजन इसमें ऐड है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है वो है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स डिस्चार्ज विच हार्मोन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो कौन सा हार्मोन होता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज़ किया जाता है? दैट इज़ एसिटाइल कोलिन। ये बहुत मशहूर है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ किया जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? यानी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है, जो गैप होता है, उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वहाँ पे कौन सी हार्मोन को रिलीज़ किया जाता है? दैट इज़ एसिटाइल कोलिन।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, फोटो सिस्टम्स आर लोकेटेड इन। फोटो सिस्टम्स किस में होते हैं? फोटो सिस्टम थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होते हैं जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। तो इसका ये भी सवाल आ सकता है कि लाइट रिएक्शन हैपन्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद 12th जो है वो ये है कि इन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म द सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट टू प्रोड्यूस। अब कोई भी सबस्ट्रेट जब एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो प्रोडक्ट्स में ही कन्वर्ट होता है। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इफ़ इट इज़ एवोल्यूशनरी सक्सेसफुल इज़। अगर कोई अलील हो, अलील यानी जीन की कोई अल्टरनेटिव फॉर्म है, कोई भी जीन ही समझ लें, अगर जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो किस केस में जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? अगर एवोल्यूशन नहीं, यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ उससे उल्टा पूछा जा रहा है कि अगर एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी अलील की क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी अलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यानी एवोल्यूशन क्या हुई? सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल? तो यहाँ पे एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो रही है। सो दिस इज़ द ये दोनों तरह से आ सकता है, ठीक है ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन कोट ऑफ अ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, कैप्सिड कहते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद जो इसका 15th क्वेश्चन है वो ये है कि यूरिथ्रा एंड वेजाइना हैव डैश ओपनिंग्स टू द एक्सटीरियर। यूरिथ्रा और वेजिना में जो अलग ओपनिंग्स होती हैं या सेम ही होती हैं? तो याद रखें कि इनकी ओपनिंग्स अलग होती हैं, दोनों की इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स होती है। एक थोड़ी ऊपर होती है तो एक थोड़ी नीचे होती है। तो गर्ल्स में यानी फीमेल्स में डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं इन दोनों रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम्स की, लेकिन मेल में एक ही ओपनिंग होती है फॉर बोथ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। तो अगर मेल का पूछा जाए तो कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस लेंथ ड्यूरिंग सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन जब होती है यानी मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे कौन सा जोन होता है जो अपनी लेंथ को चेंज करता है? यानी आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें जोन्स होते हैं। ए बैंड होता है, आई बैंड होता है और एक एच जोन होता है, और एच जोन डिसअपियर हो जाता है जब मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो यानी इसकी जो है ना लेंथ चेंज हो रही है। सो वी कैन से दैट सी ऑप्शन एच जोन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद 17th क्वेश्चन है अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज़ फाउंड इन ऑल वायरसेस इज़। वो कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो हर वायरस में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? क्या डीएनए हर वायरस में होता है? नहीं, क्योंकि डीएनए कुछ वायरसेस में होता है, कुछ में आरएनए होता है, एनवेलप भी सबनी में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे कैप्सिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? तो जो ए ऑप्शन है सीक्रेशन ऑफ स्वेट, स्वेट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ये अचानक नहीं होता। रिफ्लेक्स यानी जो अचानक हो जाए, जो ब्रेन के रेस्पॉन्स के अलावा हो जाए। एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से उसका अर्क उसका जो पाथ होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है और डायरेक्ट वो एक्शन हो जाता है। जैसे अगर कोई भी हमें सुई या कोई भी इस तरह की कोई नोकीली चीज़ हमें लग जाए तो हम अचानक अपने आर्म को, अपने जो हमारी लिम्ब होती है हम उसको फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्शन हो जाती है उसमें। तो इस तरह की ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ हो जाती है जब अचानक कोई रोशनी हमारी आंखों में लग जाती है। तो इस तरह के एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। लेकिन स्वेट, पसीने का निकलना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अबंडेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स। याद रखें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंड, दोनों की बता देता हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ प्रोटीन बन रही है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ लिपिड बन रहा है। याद रखें, लिपिड की मेटाबॉलिज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा। तो जहाँ जिन सेल्स में लिपिड मेटाबॉलिज्म होगी वहाँ पे सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद है साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स कंटेनिंग। अच्छा, साइटोक्रोम्स में कौन सा पार्ट होता है? क्या इनमें मायोग्लोबिन होता है, क्या इनमें हीम होता है, या ग्लोब्यूलिन या फिब्रिन? साइटोक्रोम हीम के प्रोटीन्स होते हैं। साइटोक्रोम जैसे दूसरी भी एक प्रोटीन होती है जिसमें हीम होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो साइटोक्रोम्स में भी याद रखें कि इसमें भी हीम पार्ट होता है। हीम इज़ आयरन कंटेनिंग पार्ट ऑफ साइटोक्रोम, हीम के अंदर आयरन होती है। उसके बाद 21 है व्हेन वाज द टोबैको मोज़ेक वायरस सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज्ड।
उसको 1935 में क्रिस्टलाइज किया गया था, और किसने किया था? वेंडल स्टैनली ने किया था, ठीक है, याद रख लें। अच्छा, उसके बाद 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में कौन सी चीज़ फॉल्स है? सबसे पहला है कि इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स। क्या कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में ब्रिज बनता है? हाँ, बनता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन यानी दो बैक्टीरिया। अच्छा, पहले तो यही पता होना चाहिए कॉन्जुगेशन है क्या। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो। तो एक्सचेंज तभी होगा जब एक ब्रिज बनेगी जो उसमें फिर इंसर्ट होगी, जिसको हम पाइलस कहते हैं। वो इंसर्ट होती है, एक बैक्टीरिया से निकल के दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट होती है, फिर वो साथ में मिल जाती हैं, फिर एक ब्रिज बन जाती है, और जिसमें रास्ता एक तरह का बन जाता है। तो इस तरह की एक ब्रिज बनती है, और उसके बाद कॉन्जुगेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाया वेक्टर्स। क्या इसमें वेक्टर्स के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है? ये भी एक सही है, ये भी बात सही है। अच्छा, उसके बाद तीसरा है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी बात इसकी सही है, ठीक है। तीनों ऑप्शन इसके सही आ रहे हैं, लेकिन याद रखें कि यहाँ पे जो इसमें सेकंड ऑप्शन है ना, उसमें एक गलती है। अब यहाँ पे याद रखें कि कॉन्जुगेशन में कोई वेक्टर की नहीं। वेक्टर का मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल पार्टिकल हो जो हेल्प करे। जैसे वायरस अगर आ जाए और हेल्प करे तो वो ट्रांसडक्शन होती है, उसको हम कॉन्जुगेशन नहीं कहते। तो बी ऑप्शन वैसे तो सही था जेनेटिक मटेरियल तक, लेकिन अगर इसमें वेक्टर्स का लफ्ज़ ऐड कर दिया है हमने तो ये अब गलत हो रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि डी ऑप्शन में ए एंड बी लिखा हुआ है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी। ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, याद रखें, इसमें ये दो सही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम। इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो मसल होता है जो हमारे एब्डोमेन के ऊपर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं यानी जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है ग्लाइकोफोरेन इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। ग्लाइकोफोरेन का ताल्लुक कौन से डिजीज़ से है? वो मलेरिया से होता है। ग्लाइकोफोरेन इज़ रिलेटेड टू द मलेरिया, याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेरीन एनिलिड। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है मेरीन सेगमेंटेड वॉर्म्स की? एनिलिडा यानी सेगमेंटेड वॉर्म्स, तो हम कह सकते हैं कि नेरीज़ जो है ना। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं जो एनिलिडा से ताल्लुक़ रखते हैं, एक है नेरीज़ और दूसरा है अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल होता है और नेरीज़ मेरीन होता है। उसके बाद है 2 पी प्लांट्स आर क्रॉस्ड। 2 पी प्लांट्स को हमने क्रॉस करवाया। 1 प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट है फॉर पर्पल फ्लावर्स, एंड द अदर इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वाइट फ्लावर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द F2 पॉपुलेशन विल हैव वाइट फ्लावर्स? अब इसमें मैं एक आसान ट्रिक आपको बता देता हूँ, इसमें कोई भी आप क्रॉसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, अगर एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव है, तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा 1/4 पर 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4, और होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा 3/4। बस ये आपको याद रखना है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा कलर है? पर्पल, तो पर्पल होंगे 3/4, और उसका जो एक चौथाई हिस्सा होगा यानी 1/4 जो होगा वो वाइट फ्लावर्स होगा। तो वाइट फ्लावर्स के बारे में पूछा जा रहा है F2 पॉपुलेशन में, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप ट्रिक आप इसकी याद कर दें। अच्छा, उसके बाद ही द प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन OH इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। अब एस्टरिफिकेशन में जो OH होता है, यानी प्रोसेस एस्टरिफिकेशन का हो रहा है, तो उसमें OH हमें कहाँ से मिलता है? OH हमें मिलता है अल्कोहल से, क्योंकि एस्टरिफिकेशन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है अल्कोहल, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें हाइड्रोजन मिलता है और OH हमें मिलता है अल्कोहल से। तो ये जो है इसमें दो चीज़ें। अच्छा, उसके बाद है द एंजाइम विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन HIV पैथोजेनेसिस। वो कौन सा एंजाइम है जो HIV को बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक बनाता है? वो कौन सी पैथोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी HIV की जो डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाता है? दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। क्योंकि हमने पढ़ा है कि HIV एक है एक तरह का रिट्रोवायरस है, और रिट्रोवायरस में एक एबिलिटी होती है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, अब इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड 1 भी है और एक सिंपल है, तो आप सिंपल को टिक कर दीजिए, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यील्डेड 3:1 इन F2। सिंपल, जैसे मैंने पहले आपको बताया उसी तरह का ये क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए 3:1 आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक होगा 3/4, जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा वो होगा 3/4, और होमोजाइगस रिसेसिव होगा 1/4।
तो यहाँ पे भी इस तरह की बात कही जा रही है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया और उसमें इस तरह की हमें कैलकुलेशन मिल गई है। अब बताएंगे व्हाट कुड बी द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें किस तरह की इनहेरिटेंस हो रही है। तो याद रखें कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है तो उसमें सेग्रीगेशन होती है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो लगता है। और जब दो होते हैं, एक टाइम पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज़ 3 बोन्स इन द एयर, वो कौन से एनिमल्स होते हैं जिसमें कान में, एयर में 3 बोन्स होते हैं। हमें पता है ह्यूमन में भी 3 बोन्स होते हैं एयर के अंदर, जो कौन सा स्टेपिस, मेलिस एंड इनकस, ये 3 जो हैं बोन्स होते हैं, लेकिन ये मैमल्स में होते हैं। वी आर आल्सो मैमल्स, सो ऑल मैमल्स हैव 3 बोन्स इन द एयर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन टू द लेंथ ऑफ ईच मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। हर मायोसिन एंड एक्टिव फिलामेंट में क्या चेंजेस आते हैं, मतलब क्या होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उनकी लेंथ पे क्या असर पड़ता है, एक्टिन और मायोसिन। तो याद रखें कि इनकी लेंथ चेंज बिल्कुल भी नहीं होती। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की चेंज जो होगी ना, लेंथ, वो इटसेल्फ चेंज नहीं होती, सिर्फ एच जोन डिसअपियर होता है और इसमें जो जेड लाइन है वो क्लोज आ जाती है। ए बैंड भी उतना ही रहेगा, आई बैंड भी उतना ही रहेगा, सिर्फ एच जोन डिसअपियर हो जाएगा और जेड लाइन क्लोजर आ जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है कि लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन, लिम्फोसाइट्स हमें कहाँ मिलते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट एक तरह के सेल है जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। उसके बाद है द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन कितनी % हमें मिलता है। तो याद रखें कि 50% ऑफ ड्राई वेट, 50% जो होता है ना वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन यानी इसमें पेप्टिडो का मतलब है कि प्रोटीन और ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, सो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद है इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट इन द एंजाइम, अगर एंजाइम में लूजली अटैचमेंट हो नॉन प्रोटीन पार्ट की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं को एंजाइम, तो उसको को एंजाइम कहा जाता है। और अगर हार्डली अटैच होता है तो उसको हम को फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे को एंजाइम इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद है एंजाइम्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड मोस्ट लाइकली बी एसोसिएटेड विद, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं। जिस पहले भी हमने एक पढ़ा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के तहत कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे भी सेम ही है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि उसी के अंदर पहले ये क्वेश्चन था कि फोटो सिस्टम्स कहाँ होते हैं, तो वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, तो ये भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का ही होगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है द ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो प्लांट्स में होता है, तो वो है प्लास्टोक्वाइनोन, प्लास्टोक्वाइनोन जो होता है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, PQ जिसको कहा जाता है। उसके बाद है द मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, मसल कॉन्ट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, नर्व इम्पल्स पे। हाँ, नर्व इम्पल्स नहीं होगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलाइन, जैसे हमने पहले पढ़ा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलाइन अगर रिलीज नहीं होगा तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। उसके बाद कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है, कैल्शियम नहीं होगी तो फिर भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाली, एनर्जी की भी नीड होती है। सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद है द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन सम केसेस विद एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में तो लाइसोसोम काम करता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में भी लाइसोसोम काम करता है। दोनों तरह की डाइजेशन, चाहे वो एक्स्ट्रा सेल्युलर हो चाहे वो इंट्रासेल्युलर हो, तो उसमें लाइसोसोम्स इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज काज्ड बाय म्यूटेशंस इन अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो तो कौन सी जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन में जब भी कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बोथ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड मियोसिस, वो कौन सी पॉइंट है जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन और मियोसिस दोनों के लिए ट्रू होती है। तो सबसे पहले बोथ प्रोसेस प्रोड्यूस फॉर हैप्लॉइड सेल्स, बोथ प्रोसेस में इस तरह के हैप्लॉइड सेल्स नहीं बनते, क्योंकि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हैप्लॉइड सेल नहीं बनता, वो एक डिप्लॉइड सेल बनाता है, लेकिन मियोसिस में बनता है। तो मतलब बोथ के लिए सेम नहीं है, ये ट्रू नहीं है दोनों के लिए। उसके बाद है बोथ प्रोसेस आर अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नहीं दोनों असेक्सुअल नहीं है। अच्छा, तीसरा है कि बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों में जेनेटिक मटीरियल कंबाइंड हो जाता है। सो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एक मिसाल है, कॉन्जुगेशन एज वेल एज मियोसिस।
उसके बाद है कि द पीरियड ड्यूरिंग विच अ गर्ल सेक्सुअली मैच्योर्स, जब एक गर्ल सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तो उस पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी। उसके बाद है एंटीबॉडीज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर पैथोजेंस टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग। अब पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस के ख़िलाफ़ लड़ती है, उनको सप्रेस कर देती है, उनको मार देती है। तो बताएं कि ये एंटीबॉडीज़ कौन से प्रोटीन के टाइप्स पे बिलोंग करते हैं। याद रखें कि एंटीबॉडीज़ आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ ग्लोब्यूलर होती हैं, यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है द एनिमल्स इन विच देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। अगर मेल और फीमेल सेपरेट हो तो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है टू प्रोड्यूस एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन मसल्स क्रिएटिन फॉस्फेट ट्रांसफर्स डैश टू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब देखें एटीपी बन रही है एडीपी से, एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, तो कौन सी चीज़ इसमें ऐड होगी? तो सिंपल सी बात है कि इसमें फॉस्फेट एक ऐड हो रहा है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है विच वाज द फर्स्ट वायरस टू बी सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज। सबसे पहले कौन से वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया था? वो था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसका पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कब किया गया था, 1935 में, और किसने किया था? वेंडल स्टैनली ने किया था। उसके बाद 46 द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द टू फोटो सिस्टम्स इज कॉल्ड। दो फोटो सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रॉन जिस तरह का पाथ कवर करता है उसको जेड स्कीम कहा जाता है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद द T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स आर द मेजर सेल्स ऑफ। ये दोनों कहाँ के सेल्स होते हैं? ये लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद होते हैं। पहले भी एक क्वेश्चन था कि लिम्फोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, वो लिम्फ नोड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स के दो किस्म होते हैं, एक होते हैं T और B, तो ये लिम्फो नोड्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है ऑक्टोपस बिलोंग टू फाइलम मोलस्का, बिकॉज ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का में क्यों बिलोंग करता है? ए ऑप्शन इट हैज़ सक्कर्स एंड टेंटिकल्स। अब ये सारे ऑप्शन सही हैं, याद रखें कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें वो बताना है जो मोलस्का से इसको रिलेट कर रहा है। तो इट हैज़ सक्कर्स एंड टेंटिकल्स, ये भी बात सही है, इसमें सक्कर्स भी होते हैं और टेंटिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ ऑक्टोपस के लिए सही है, हर फाइलम मोलस्का के लिए सही नहीं है। हमें वो ऑप्शन टिक करना है जो इसको रिलेट करे, इसको बिलोंग करे किसके साथ? फाइलम मोलस्का के साथ। तो दूसरा है कि इट हैज़ अ सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय अ शेल, ये भी ठीक है क्योंकि मोलस्का में सबकी सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं और शेल से ही कवर्ड होती हैं। लेकिन हम दूसरा भी एक देख लेते हैं, इट हैज़ अ सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी विथ अ थिन फ्लेक्सिबल इंटरनल शेल। एक सॉफ्ट बॉडी है लेकिन उसके अंदर उसके इंटरनल शेल है। अब देखो जो दूसरी इसका बी ऑप्शन था वो भी मोलस्का के हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन ऑक्टोपस में बाहर शेल नहीं होता, ऑक्टोपस में अंदर शेल होता है, सो इंटरनल शेल है इसमें, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद 49 नंबर जो क्वेश्चन है अब वो हम कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि इन रिप्रोडक्शन सीमन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सीमन हम किसको कहते हैं? सीमन इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, जो हम जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फ्लूइड भी आ जाता है और स्पर्म्स भी आ जाते हैं, सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है हाउ डज ईच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास फ्राम PS1 टू PS2। PS1 से PS2 किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है? विद द हेल्प ऑफ ETC, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से ये सब होता है। अच्छा, उसके बाद 51 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेस्पायरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पायरेटरी सरफेस कौन सा है? रेस्पायरेटरी सरफेस यानी जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके आसानी से, तो वो होता है अल्व्यूलाई। अल्व्यूलाई पे आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाए क्योंकि वो बहुत थिन होता है। उसके बाद है द पटेलर रिफ्लेक्स। पटेला कहते हैं नी जॉइंट को, तो नी जॉइंट में जो हमें रिफ्लेक्स होता है, एंड द अकाइलेस रिफ्लेक्स, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जाम। मोनोसिनेप्टिक वो होता है जिसमें बस एक ही हमारी एक सिनेप्स बन रहा हो। सिनेप्स उसको कहते हैं यानी एक सिग्नल हो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, यानी जिसमें सिर्फ एक ही जंक्शन आ रहा है, तो उसको हम मोनोसिनेप्टिक कहते हैं। तो ये मोनोसिनेप्टिक के एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आपको याद करनी पड़ेगी पोली और मोनो की। अच्छा, उसके बाद है डैश आर अमंग स्मॉलेस्ट नोन वायरस। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन से होते हैं? वो होते हैं पर्वो वायरस। याद रखें, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है स्ट्रक्चर्स दैट वर वंस फंक्शनल इन द पास्ट but no longer serve a purpose due to evolutionary adaptations and physiological changes are referred to, यानी एक इस तरह की बॉडीज़ में स्ट्रक्चर्स हों
ऑर्गेन्स हो, ऑर्गेन्स के पार्ट्स हों जो कि पहले फंक्शनल थे लेकिन अब नहीं है, तो उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गेन कहते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का किस में होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं इसमें अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये दोनों एनएरोबिक के टाइप हैं, और एनएरोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, इनकम्प्लीट ग्लाइकोलाइसिस होती है। कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में किस तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं? पाइवट जॉइंट में दो तरह की मूवमेंट हो सकती हैं। एक होती है रोटेशन इन द मीडियल साइड और रोटेशन ऑफ द लेटरल साइड, यानी सिंपल हम दोनों को मिलाकर कह सकते हैं कि रोटेशन होती है। पाइवट जॉइंट पे सिंपली हम कहेंगे कि रोटेशन होती है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली। वो कौन सा है जो करेक्टली पेयर्ड है? अब पाइसेस में जेलीफिश पाइसेस से बिलोंग नहीं करती, जेलीफिश बिलोंग करती है फाइलम नाइडेरिया से, तो ये गलत है। अब करेक्ट हमें ढूंढना है बी ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा कटल फिश। कटल फिश इकाइनोडर्मेटा में नहीं है, कटल फिश आती है फाइलम मोलस्का में, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। उसके बाद है स्टार फिश मोलस्का में नहीं आती, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में आती है, तो ये भी गलत है। अब लास्ट जो है अर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश जबकि एक फ़िश का नाम नहीं है, सिल्वर फिश इज़ अ नेम ऑफ इंसेक्ट। याद रखें सिल्वर फिश एक इंसेक्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि सिल्वर फिश अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर असेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप से ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि एसेंट ऑफ सेप के लिए कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है? वाटर पोटेंशियल, कोहेशन टेंशन, कोहेशन टेंशन, तीसरा क्या है इसमें रूट प्रेशर, इम्बाइबिशन। तो याद रखें कोहेशन टेंशन एक थ्योरी का नाम है जो कि असेंट ऑफ सेप को फॉलो नहीं करती। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। वो कौन सी चीज़ है जो एवोल्यूशन का एविडेंस नहीं देती? फॉसिल रिकॉर्ड से हमें साफ साफ पता चलता है कि एवोल्यूशन हुई है, सो इट इज़ एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। दूसरा है कि कॉमन एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स, हाँ कॉमन एंसेस्टर्स हैं, तो इसका मतलब यही है कि इवोल्यूशन हो चुकी है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स ये भी इवोल्यूशन की एक एग्जांपल है, इवोल्यूशन की एक एविडेंस है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वेयर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट। जहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, उस पार्ट को हम ग्रे मैटर कहते हैं। उसके बाद 61 है दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? क्या लिपिड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं फैट सॉल्वेंट में, यानी ए ऑप्शन भी सही है। दे आर हाई एनर्जी कंटेंट, बी ऑप्शन भी सही है। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बायलेयर, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद है द एनिमल्स दैट हैव फीचर्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल और रेप्टाइल दोनों के अगर फीचर्स हों तो वो इस तरह के कोई एग्जांपल हम बता दें, तो ये एक तो डक बिल्ड प्लेटिपस, वो भी इस तरह के ग्रुप में आता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं मैमल्स और रेप्टाइल्स की, तो प्रोटोथेरिया में डक बिल्ड प्लेटिपस भी आ जाता है और स्पाइनी एंटीटर भी आ जाता है, तो दोनों ऑप्शन में से यानी ए और बी दोनों आर करेक्ट। उसके बाद है What event occurs in the menstrual cycle when the progesterone level declined? अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगी। वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन उसको जो प्रेगनेंसी होती है उसको मेंटेन करता है, तो अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रू फॉर अ पॉपुलेशन इन अ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम लॉ है उसमें कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कौन सी जो है वो उसको फॉलो नहीं करती, तो याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग लॉ रैंडम मैटिंग। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि 4 ऑप्शंस हैं, एक है रैंडम म्यूटेशंस, दूसरा है लार्ज पॉपुलेशन, तीसरा है नो नेचुरल सिलेक्शन और चौथा है रैंडम मैटिंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रैंडम म्यूटेशंस, यानी रैंडम म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी, अगर म्यूटेशंस रैंडम होती रहेंगी तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ वहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिस्टमैटिक अफेक्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स आर ट्रू।
अब इसमें ज़्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करते, इसकी मैं बता देता हूँ। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर लाइकली टू कॉज सिस्टमिक इफेक्ट्स बिकॉज देयर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा सिस्टमिक इफेक्ट हम देख सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर वो उसको एंटीबायोटिक्स से बचाती है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप कोवलेंटली बॉन्डेड टू अ फ्यू रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अमंग अदर्स। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी एक यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सी एक नॉन प्रोटीन ग्रुप है जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के साथ अटैच होता है? वो है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी FAD। FAD इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो उससे अटैच होती है? दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक दोनों तरफ होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो ये और बीच में होता है हाइड्रोफोबिक, तो बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल बॉडीज़। स्पाइनल कॉर्ड में किस तरह की सेल बॉडीज़ होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी भी होते हैं न्यूरॉन्स, मोटर भी होते हैं और कनेक्टर न्यूरॉन्स भी होते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। जो भी आपको क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं और बाकी जो सेक्शंस हैं हमारे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के, उनकी मैं वीडियो बना के वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल में सेंड कर दूँ।